गुड मॉर्निंग। आज के इस अगली वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 5वां अध्याय का टॉपिक अवशोषण, शोषण और विशोषण की चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक तक हम आप पढ़ चुके थे अधिशोषण, अधिशोषण के प्रकार। अब टॉपिक है हम लोग का अवशोषण। तो इस अवशोषण नामक टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो अवशोषण नामक टॉपिक में का परिभाषा जो हम लोग का है वो ये है कि वह घटना जिसमें अधिशोषक के सतह के अलावे, वह घटना जिसमें अधिशोषक के सतह के अलावे उसके अंदरूनी हिस्से में प्रवेश कर जाता है, अवशोषण कहलाता है। मीनिंग ये कि अधिशोषक के सतह के अंदर तक अधिशोषक का पहुंच हो जाए, वह घटना जिसमें अधिशोषक के सतह के अंदर तक अधिशोषक का पहुंच हो जाए, तो उस घटना का नाम कहता है अवशोषण। मीनिंग वह घटना जिसमें अधिशोषक के सतह के अलावे उसके अंदर तक प्रवेश कर जाता है, अवशोषण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सर कि जब कोई कपड़ा को हम पानी से भिगाते हैं, पानी में डालते हैं, तो पहले क्या होता है? पहले ये होता है कि पानी के असर से पहले उस पदार्थ का सतह भीगता है और सतह के भीगते ही सतह के अंदर तक पानी प्रवेश कर जाता है। तो इस घटना का नाम अवशोषण। हम बना हुआ मिठाई को या जलेबी को ही चीनी के रस में डुबोते हो, तो चीनी का रस बड़ी तेज़ी से पहले सतह द्वारा अवशोषित होता है और सतह द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उसके अंदर तक चला जाता है। तो यह घटना भी अवशोषण। हम नरम पाव रोटी को अथवा खस्ता वही आपका आता है सर पाव रोटी, उसे चाय में या दूध में डुबो करके खाते हो, बिस्किट ही डुबो के खाते हो। तो जब आप बहुत कम टाइम के लिए इसे चाय दूध में डालते हो तो सिर्फ सतह भीगता है और आप उसे खाते हो, तो उस समय अधिशोषण। लेकिन थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए उसमें डालिए तो सतह भीग करके सतह के अंदर तक दूध या चाय पहुंच जाता है, अवशोषित उसके अंदर तक पहुंच जाता है, नरम होता है, कभी कभी कप में ही टूट के रह जाता है भीग जाने के कारण। ये घटना भी कहलाएगा अवशोषण।
अगला टॉपिक आपका है शोषण। तो इस टॉपिक में बोला जाता है कि अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों अधिकांश जगह पर एक साथ होता है। हम हमेशा नहीं बोलते कि एक साथ होता है, फिर भी जहाँ अवशोषण होता है वैसा जहाँ भी अवशोषण होता है वहाँ अवशोषण की घटना होने से पहले अधिशोषण जरूर हो गया होता है। ऐसी स्थिति में वैसी घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ चले, वैसी घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ पूरा हो, तो वैसी घटना का नाम शोषण कहता है। अर्थात वह घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, वह घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं साथ साथ होती है, शोषण कहलाता है। और ये विशोषण तो सर अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहता है, डिसॉर्प्शन। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को अलग हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहता है। मीनिंग ये कि अभी हम आपका टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पर इंक की सहायता से, अधिशोषण हुआ है। अधिशोषक बोर्ड की सतह है और अधिशोष्य इंक। यदि हम कपड़ा लें या डस्टर ही लें और इस लिखा हुआ लेटर को मिटा दें तो क्या होगा? बोर्ड की सतह अधिशोषक पर से अधिशोष्य के कण, इंक के कण हटेगा। इसी घटना का नाम विशोषण कहता है। अथवा कपड़ा गंदा होता है, हम आप धोते हो, कपड़ा के सतह पर से हम आप गंदगी को हटाते हो, तो कपड़ा का सतह अधिशोषक और गंदगी अधिशोष्य है। तो हम कपड़े की सतह से गंदगी को हटाए, मतलब अधिशोष्य को हटाए, इस घटना का नाम विशोषण। फिर से सुन लीजिए तीनों टॉपिक को एक बार। अवशोषण तो वह घटना जिसमें अधिशोष्य अधिशोषक के सतह के अलावे उसके अंदर वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है, अवशोषण कहलाता है। शोषण क्या है? तो वह घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होता है, शोषण कहलाता है। विशोषण क्या है? तो अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाने की घटना, अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को हटाने की घटना को विशोषण कहते हैं। इस तरह हम लोग का टॉपिक पूरा हुआ। अब हमें अगले टॉपिक के रूप में देखना होता है अधिशोषण समताप। अधिशोषण समताप एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषण समताप, अधिशोषण समताप
एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? तो अधिशोषण की प्रक्रिया में ताप का असर क्या होता है? ताप अधिशोषण की घटना को कितना प्रभावित करता है, ये बताने के लिए, समझने के लिए कुछ शर्त दिया गया। उसमें ये कहा गया कि अधिशोषण गैस की मात्रा, अधिशोषण प्रक्रिया में अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा m गैस के दाब P और ताप T पर निर्भर करता है। अधिशोषण समताप में शर्त आया कि अधिशोषित गैस की मात्रा m, अधिशोषित गैस की मात्रा m निर्भर करता है किस पर? तो गैस के दाब और ताप पर। अधिशोषित गैस की मात्रा m निर्भर करता है गैस के दाब और ताप पर। यदि ताप को स्थिर रख करके गैस की मात्रा m और दाब P के बीच दाब को स्थिर रख करके m अधिशोषित गैस की मात्रा और P अधिशोषित गैस के दाब के बीच रेखा चित्र खींची जाए तो यह रेखा चित्र सीधा मिलता है। इसी सीधी रेखा जो प्राप्त होता है इसी को अधिशोषण समताप के नाम से जाना गया। अब आप विद्यार्थी कहोगे सर आप अधिशोषित गैस की मात्रा m और दाब की P का मान ले करके और रेखा चित्र खींचिए। बहुतों विद्यार्थी ऐसा जवाब हमसे कह सकता है सर। तो सर ये लैब से मात्रा निर्धारित करके और तब टेस्ट होने वाला टॉपिक है। हमारे पास उतनी व्यवस्था कहाँ है कि हम अधिशोषण की घटना को नापें कि ठोस के सतह पर गैस के कितने कण ऑब्जर्व हुए, सट गया, उसको हटा करके उसका माप लीजिए। फिर टेम्परेचर के असर को, टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर घटाइए, अथवा टेम्परेचर को कांस्टेंट कीजिए तो प्रेशर को बढ़ाइए। प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा अधिशोषित गैस की मात्रा में परिवर्तन होगा। संभव है कि ज़्यादा आकर्षित होकर चिपके, संभव है कि कम आकर्षित होकर चिपके। तो सर इतनी सारी प्रक्रिया जो लेवली और सिस्टम के जरिए हो सकता है, हम सैद्धांतिक रूप से सर आपको सुना सकते हैं, कह सकते हैं, करके बताना दुर्लभ है। तो ऐसे टॉपिक पर इतना ही ध्यान रखिए कि अधिशोषण की घटना में अधिशोषित गैस की मात्रा m निर्भर करता है गैस का दाब और ताप पर। ताप दाब में परिवर्तन होगा तो अधिशोषित गैस की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि ताप और दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा निर्भर कर रहा है सर, तो यदि हम ताप को स्थिर कर दें, कांस्टेंट रखें, ताप को कांस्टेंट रखें और अधिशोषित गैस की मात्रा m और दाब P के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ आएगा हम लोग का सीधी रेखा। लैब रिपोर्ट में सर साबित है कि ग्राफ आता है सीधी रेखा में। सीधी रेखा में ग्राफ आया
यही जो सीधी रेखा वाला ग्राफ प्राप्त हुआ, इसी को नाम कहता है अधिशोषण समताप। इसी का नाम अधिशोषण समताप। ये अधिशोषण समताप जो हम लोग का आया सर, ये अधिशोषण समताप दो प्रकार का। पहला कहता है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप। और दूसरा को कहता है लैंग-मूर का अधिशोषण समताप। पहला फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, दूसरा लैंग-मूर का अधिशोषण समताप। सर, सिलेबस के मुताबिक हमें लैंग-मूर से थोड़ा बहुत परिचय रखना है, लेकिन फ्रेंडलिक का अधिशोषण, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप को पढ़ना है। लैंग-मूर से थोड़ा बहुत परिचय कर लेना है। सिलेबस में लैंग-मूर के बारे में पूरी डाटा पर चर्चा नहीं किया गया है सर। सिलेबस जो आपका है तत्काल, उसमें चर्चा दोनों का है कि आइसोथर्म दो प्रकार का, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, लैंग-मूर का अधिशोषण समताप। लेकिन पूरी डिटेल्स जो सिलेबस के मुताबिक हमें पढ़ना है, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, लैंग-मूर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, पूरी डिटेल्स नहीं। तो सर, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, अधिशोषण समताप टॉपिक पर अनुसंधान करके दो विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट साबित किए थे। अधिशोषण समताप नामक टॉपिक पर दो भिन्न भिन्न वैज्ञानिक का पूरी प्रूफ, पूरी डाटा के साथ रिपोर्ट हुआ था। एक का नाम था फ्रेंडलिक और दूसरे का नाम था लैंग-मूर। और इन दोनों ने अधिशोषित गैस की मात्रा m पर जो ताप और दाब का प्रभाव है, उसको समझने और व्याख्या करने के लिए अनुसंधान किया था। तो फ्रेंडलिक ने जिस समताप की चर्चा किया, उसे नाम बोला गया फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप, और जिस समताप की चर्चा लैंग-मूर नामक वैज्ञानिक ने किया, उसे बोला जाता है लैंग-मूर का अधिशोषण समताप। फ्रेंडलिक का यह अधिशोषण समताप 1909 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था, और इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर ही यह अधिशोषण समताप प्रस्तुत किया था। और प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर फ्रेंडलिक ने एक समीकरण भी दिया था। समीकरण था x/m बराबर के p का पावर n, जहाँ x क्या था, तो अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा m अधिशोषित
अधिशोषक का द्रव्यमान P गैस का दाब साम्यावस्था में K एवं N स्थिरांक होता है। फ्रेंडलिक ने अपने प्रायोगिक निष्कर्षों के आधार पर समीकरण दिया। समीकरण क्या था? तो समीकरण था x/m बराबर k इंटू पी का पावर n। x क्या था? अधिशोषित गैस की मात्रा। p क्या था? गैस का दाब। m क्या था? अधिशोषक का द्रव्यमान। k और n स्थिरांक था। इसमें आगे चर्चा ये था कि यदि निम्न दाब पर x/m फ्रेंडलिक ने अपने निष्कर्ष के आधार पर देखा था कि यदि x/m और दाब P के बीच रेखाचित्र खींची जाए, x/m और P के बीच रेखाचित्र खींची जाए तो पहले सीधी रेखा प्राप्त होता है। लेकिन दाब के बढ़ाने से पर यह रेखा P अक्ष की ओर झुकती है। मीनिंग ये सर कि पहले कब x/m और P के बीच जो ग्राफ खींचना है उसमें निम्न दाब पर दाब कम हो तो ये सीधी रेखा में जाता है। निम्न दाब पर लेकिन ज्यों ही दाब को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? उचित ये होना चाहिए था सर, ये सीधी रेखा में जाए जैसे ऊपर गया था, लेकिन दाब के बढ़ने पर यह सीधी रेखा में न जाकर यह P अक्ष की ओर झुकने लगता है। सीधी रेखा में उच्च दाब पर यह P अक्ष की ओर मुड़ने लगता है। निम्न दाब पर सीधी रेखा में जाता है और उच्च दाब पर P अक्ष की ओर मुड़ने लगता है। इससे सिद्ध हो जाता है, इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि उच्च दाब पर अधिशोषण की घटना लगभग रुक जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उच्च दाब पर अधिशोषण की घटना घटता है। मतलब ये कि निम्न दाब पर अधिशोषण ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दाब बढ़ते जाता है अधिशोषण की घटना कम होते जाता है और संभवतः एक टाइम ऐसा आएगा काफ़ी उच्च दाब पर कि अधिशोषण की घटना हो ही नहीं। यही सर फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप का डिटेल्स था। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। संभवतः टॉपिक हम लोग का होगा उत्प्रेरण और उत्प्रेरक
संभवतः ये भी संभव है कि अब हम लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑफलाइन क्लास में शायद इसी चैप्टर का टॉपिक उत्प्रेरक और उत्प्रेरण नाम का जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग स्टार्ट होंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए।